एक ये है कि अपने ना माइक भी बंद कर लें, जो जब क्वेश्चन करना हो तो बस उसको म्यूट लें, जैसे अदरवाइज माइक बंद लगे, ताकि अगर आप चाहे किसी ड्राइंग रूम में तो शोर वगैरह ना हो उसके अंदर। ट्रांसलेशन के हवाले से ये है, एक तो ना आप कोई 2-3 बुक्स जो है, मसलन मेरा अहमद की जो बुक है उसका ट्रांसलेशन है, या 2-3 नावल ऐसे ले लें जो ट्रांसलेटेड हो, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना, ये सारी प्रैक्टिकल है। मैं जितनी बातें आपको जो हमने पहले 10-12 क्लासेस हुई हैं वो सारी करने वाली थी, और अब ये भी बाद में भी आपको करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आपको समझ आएगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सबसे पहले हम एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क है। स्लाइड आप साथ पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं उसको आप वैसे बता देता हूँ। ट्रांसलेशन, as far as translation is concerned, it is related to oral phenomena। यानी कि ट्रांसलेशन जो होती है वो किसी oral ट्रांसलेशन होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अरबी में बात कर रहा है तो साथ खड़ा उसका आदमी तर्जुमा कर रहा है, तो वो उसको हम ट्रांसलेशन करेंगे, दैट इज नोन एज ए ट्रांसलेशन। इंटरप्रिटेशन क्या चीज़ है या इंटरप्रेटिंग क्या चीज़ है। तो जो रिटन फिनोमिना जो है वो राइटिंग के अंदर, जब आप बेसिकली इसका मकसद ये है कि जब आप हुमैरा अहमद का उर्दू का नावल है हुमैरा अहमद, या आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशन होगी उसकी। ठीक है, अच्छा, इंटरप्रिटेशन क्यों होगी, इसका कोई आंसर दे सकता है मुझे कोई? इस वक्त है माइक ऑन करके। इंटरप्रिटेशन से क्या मुराद है जी, कोई स्टूडेंट? अच्छा, इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं, एक्चुअली इंटरप्रिटेशन के अंदर हम कल्चर को भी देखते हैं, इंटरप्रिटेशन के अंदर हम आइडियोलॉजी को भी देखते हैं, इंटरप्रिटेशन के अंदर हम जो है वो हिस्ट्री को भी देखते हैं। इस तरह इंटरप्रिटेशन के अंदर बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने कुछ चीज़ों को एक्सप्लिसिट करना होता है, कुछ को इम्प्लिसिट करना होता है। एक्सप्लिसिटनेस और इम्प्लिसिटनेस क्या चीज़ है। एक्सप्लिसिट ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, उनको पैराफ्रेज करते हैं, उनको चीज़ को एग्जाम्पलीफाई करते हैं, उसको बढ़ा के लिखते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट के अंदर हम चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, चीज़ों को डिक्रीज करते हैं, उसको हम, और ये एक्सप्लिसिट ट्रांसलेशन और इम्प्लिसिट ट्रांसलेशन के हवाले से थियरी भी मौजूद है। इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसको व्हाट इज एक्सप्लिसिट ट्रांसलेशन and what is implicit translation. So far we are concerned with the minor difference between translation and interpretation. आपने जैसे किसी ने जरूर सुना होगा कि जो बेसिक एक्चुअली फ्रेज है वो कंप्लीट फ्रेज ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन है। जब हम ऑरल ट्रांसलेशन करते हैं तो उस वक्त हमें किसी ट्रांसलेटर की ना बैकग्राउंड की जरूरत होती है, ना उसकी आइडियोलॉजी की जरूरत होती है, ना उसके कल्चर से हमें कंसर्न होता है। हमें किसी चीज से कंसर्न नहीं होता, हमें उसके अल्फाज से कंसर्न होता है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं दैट इज नॉट इजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। ट्रांसलेशन जो है वो बहुत मुश्किल है। ये सॉरी, इंटरप्रिटेशन जो बहुत मुश्किल है, इसमें हमने आइडियोलॉजी का भी ख्याल रखना होता है, इसमें हमने कल्चर का भी ख्याल रखना होता है, इसमें हमने जो है पॉलिटिक्स का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन के अंदर पॉलिटिक्स भी चलती है, ट्रांसलेशन के अंदर जो है वो आइडियोलॉजी भी चलती है। ठीक है, इसलिए हमें वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन हम किसको कहेंगे, वो जब हम रिटन लेवल के ऊपर आएंगे, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं।
अच्छा, अब आपको इसमें समझ आ गई हो कि बेसिकली और कंप्लीट फेज क्या होगी, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आप अपना डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं और उसका अगर आप उसको टाइटल रखेंगे तो आप अपने डिपार्टमेंट में लिखेंगे ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर। और अगर आप नबल का भी देखें तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर रखा हो, अकेला ट्रांसलेशन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी एक जनरल सी डिस्कशन है क्योंकि वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग पॉज, बहुत लंबी रेस्ट थी, तो मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि ना नई बात एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये जो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन है हाँ जी ये लिसनर के बिहाफ पर होती है ना, कि वो क्या इंटरप्रेट हाँ करे जी और इसी तरह ट्रांसलेट हाँ करे। जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो ऑरल ट्रांसलेशन है ये तो बहुत सीधी सादी है। इसमें इसके अंदर भी वैसे पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी आ सकती है। मतलब आपने तो शायद कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने ये तबलीगी जमात हमारी मस्जिद में आती थी, तो यहाँ अक्सर जो बाहर से लोग आते थे, तो फिर यहाँ कोई लोकल एक दो दफा तो मैंने भी ट्रांसलेशन की है, वो इंग्लिश में बात करते थे श्रीलंकन से, तो मैं ट्रांसलेट करता था। लेकिन जब मैं ऑरल ट्रांसलेशन करते तो फिर हमें उसकी जो कॉन्टेक्स्ट से हमें उससे कॉन्टेक्स्ट से जो है हमारी कोई कंसर्न नहीं होता। वी हैव नो इंटरेस्ट विद हिज बैकग्राउंड, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो श्रीलंकन है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी रेस क्या है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसलेशन के अंदर मतलब रिटर्न, तो वहाँ ये मैं मतलब चुपके से नहीं कह रहा, कि बिल्कुल दुरुस्त और हकीकत बात है कि वहाँ आइडियोलॉजी भी चलती है, वहाँ पॉलिटिक्स भी चलती है। ठीक है कि किस सेंटेंस को किस चीज को जो है वो रिड्यूस करना है, किसको जो है वो इंक्रीज करना है, यानी कि इसको हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ट्रांसलेशन जिस नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर तकरीबन लोगों ने एक्सप्लिसिट ट्रांसलेशन और इम्प्लिसिट ट्रांसलेशन के ऊपर लोगों ने ना पीएचडी के थीसिस लिखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, तो इसलिए आप इसको फिलहाल इतना ये समझिएगा कि जब हम ओरल ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके अंदर इतने ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन इंटरप्रिटेशन के अंदर बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है। इसमें आप आइडियोलॉजी का भी ख्याल रखते हैं, इसमें आप जो है वो पॉलिटिक्स का भी ख्याल रखते हैं, और इसमें आप बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट नहीं करना। तो अब उसके बाद हम थोड़ी सी जनरल बात करते हैं कि ट्रांसलेशन के जनरल मीनिंग क्या है। इसके तीन जनरल मीनिंग है। उसका एक पहला मीनिंग है जनरल सब्जेक्ट, आप जैसे पढ़ रही हैं तो ये भी ट्रांसलेशन है। नंबर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जा रही ट्रांसलेशन एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ स्टडीड एट यूनिवर्सिटी लेवल, तो यूनिवर्सिटी से लिखा गया है ट्रांसलेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल। इसी तरह गुजरात के अंदर ट्रांसलेशन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती है। ठीक है कि नहीं? तो ट्रांसलेशन को हम तो एक एज ए सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, दूसरा हम इसको क्या लेते हैं एज ए प्रोडक्ट के तौर पर, एज ए प्रोडक्ट के तौर पर। मसलन हुमैरा अहमद का जो नावल है परफेक्ट मेंटर, वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है। और ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या होती है? और प्रोडक्ट का स्कोपो भी होता है। इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने आपने से स्कोपो लिखा भी था, और इसके ऊपर पूरा पूरा थीसिस है स्कोपो के ऊपर। तो आप एक छोटी सी असाइनमेंट लें और कोई भी जो ट्रांसलेटेड वर्जन है किसी की, मतलब अब्दुल्ला खान का नावल है उदास नस्लें, उसकी ट्रांसलेशन ये वेरी जनरेशन, वेरी से मुराद ये WEARY वेरी जनरेशन, इसकी ट्रांसलेशन है। मैंने शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे भी बड़ी बात की थी, काइंडली आपके पास ना सारे स्टूडेंट्स हैं, ट्रांसलेशन होनी चाहिए। कम से कम एक नॉवल तो आपके पास होना चाहिए, सबके पास है। तो क्योंकि मुझे एंड तक पता चला कि जो मैंने पहली असाइनमेंट की थी किसी के पास नॉवल ही नहीं है। शायद एक स्टूडेंट ने पता नहीं नॉवल, उसको भी मैंने मेल किया था परफेक्ट मेंटर का, वो उदास नस्ल, सॉरी मीरे कामत का वो इंग्लिश जो था उसको। तो इसलिए ना सबसे पहले प्लीज मेरी बहुत बहुत दरख्वास्त आपसे कि आप सब स्टूडेंट्स, आप 40 लोग हैं,
लेना चाहें तो इसके ऊपर आप अपना एमफिल और पीएचडी का थीसिस भी इसके ऊपर कर सकते हो। 20-25 थोड़ी शॉर्ट स्टोरीज है और वो थीसिस अवेलेबल है। नंबल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने वो 20-25 लिखी है शॉर्ट स्टोरीज, जिनको पाकिस्तानी उर्दू में है, ऑक्सफोर्ड प्रेस वाले ने उसको इंग्लिश में तर्जुमा किया है। तो हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर जकीर अवान जो है उसके सुपरवाइजर है। तो आप कोशिश करके अब मुझे बताइए कि चलो अगर मैं खरीद सकूँ तो मैं खरीद लूँगा, तो मैं आपको शेयर फ्री कर दूंगा, उससे आप फ्री ले लें। पता करें कि मिलती कहाँ से है, ये पता करते हैं सर ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन होगा, पर क्या लिपजन पे पढ़ी होती है ट्रांसलेटेड नॉवेल्स? नहीं, लिपजन पर नहीं है, मैंने सारी कोशिश की है क्योंकि ये पैसों की होती है। हाँ, आप चेक कर लें, वैसे लिपजन पर हो सकता है पढ़े, लेकिन क्योंकि ये एक स्कोप और ट्रांसलेशन का अर्निंग मनी भी होता है, शायद आपको पता हो, पैसे कमाना। तो इसलिए तो लिपजन पर तो फिर फ्री जाएगी। ठीक है, तो आप ऑक्सफोर्ड की पता करें और मुझे बताएं, फिर मैं खरीद लूंगा, मैं आपको फ्री शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको सबके पास होगी। तो एक तो इसका टूरिस्ट ट्रांसलेशन जो है एक प्रोडक्ट होती है, दैट इज द टेक्स्ट दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड। ठीक है, ये पब्लिश। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन जो है टेक्स्ट, जैसे मेरा पास के बारे में एग्जांपल है, उदास नस्लें जो है अब्दुल्लाह हुसैन की बुक है। ठीक है, वो मेरी जनरेशन वो ट्रांसलेशन हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये ना कोई एक बुक शॉर्ट स्टोरी बेशक आप 5-6 ले लें जो ट्रांसलेशन हो चुकी है वो ले लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, अदरवाइज नोन एज ट्रांसलेटिंग। अच्छा, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटिंग में फर्क का पता चले? ठीक है जी सर। ये 3 चीजें हो गई, आप देख लें। ट्रांसलेशन एक चीज हो गई, ट्रांसलेटिंग दूसरी चीज हो गई, और इंटरप्रिटेशन तीसरी चीज हो गई। 3 चीजें हो गई हैं ये। जी सर। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन बता दें। आप मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरा और आपका हमारा जो रिलेशन है ट्रांसलेशन के साथ, वो जो 3rd नंबर के ऊपर है। जी सर। हम थर्ड नंबर पर रिलेट करते हैं, क्योंकि अब आप ना ही आप प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैं, ना ही मैं ट्रांसलेटर हूँ, ना ही आप हमारा अहमद है, ना ही मैं अब्दुल्ला हुसैन हूँ। ठीक है कि नहीं? तो हमारी तो क्या कहते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो हमारा क्या है कि हमने प्रोसेसेस, टेक्निक्स जाननी है, स्ट्रेटजीज जाननी है। जी सर। ठीक है, हमने अपनी प्रोसेसेस जानने हैं, टेक्निक्स जाननी है। ठीक है, कि क्या मतलब एक्सप्लिसिट ट्रांसलेशन है तो उसकी क्या टेक्निक्स होंगी, इम्प्लिसिट ट्रांसलेशन है उसकी क्या टेक्निक्स होंगी, ट्रांसलेशन कम्युनिकेटिव है उसकी क्या टेक्निक्स होगी, और दूसरी जो सर आई एम सो सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन सर एक अच्छा ट्रांसलेटर तो वही हो सकता है ना कि अगर आपको कोई अगला बंदा जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं जानता वो कुछ कह रहा है, और जो ट्रांसलेटर है उसको उसके इमोशन के साथ, मतलब जिस तरह से वो कन्वे करना चाह रहा है उसी सेंस में मीनिंग कन्वे करे, तो वही एक अच्छा ट्रांसलेटर हो सकता है। बिल्कुल आप उसका रही हैं, कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन और सिमेंटिक ट्रांसलेशन इसकी यही है। लेकिन अब इसके अंदर ना बाइस है, बाइस आ जाता है, इंग्लिश वाला बाइस, उर्दू वाला नहीं। हाँ, अब उसमें बाइस आ जाता है कि अगर तो आपने उसके इमोशंस को समझना है, आपने उसके इमोशंस को समझना है, उसके कल्चर को समझना है। ठीक है, तो फिर आपको उसके लैंग्वेज की स्टडी करनी पड़ेगी ना सर? कम्युनिकेटिव बनना है। जी सर। अच्छा, दूसरी बात है, आपका नाम भूल गया, क्या नाम है आपका? तमकीन सर, तमकीन। ये बात पता क्या चीज है, हमें ना उसके अलावा अपनी उर्दू लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत कमांड होनी चाहिए। जी सर, यही बात है, हमें बहुत कमांड होनी चाहिए। दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड होगी तो ट्रांसलेशन होगी ना। बिल्कुल दुरुस्त, जिस तरह बात की, मुझे आपका भी नाम नहीं आया लास्ट कमेंट। फिरोजा सर, फिरोजा। अच्छा, फिरोजा, अच्छा, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पता नहीं चल रहा ऑनलाइन में। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें सारा कुछ छोड़ के पहले ना दुनिया जहां छोड़ के हमें जंगलों में जाके बैठ के सिर्फ उर्दू होने के लिए अपनी। चलिए भी कभी कभी काफी नहीं होता, क्योंकि
कभी कभी ऐसे होता है कि एक लैंग्वेज में एक वर्ड है, उसके साथ जो कॉन्सेप्ट है ना, दूसरी लैंग्वेज में उस कॉन्सेप्ट के लिए कोई वर्ड ही नहीं बना होता। हाँ, इसलिए ना इसको हम सर वो तो इसलिए एक कल्चरल वर्ड है वर्ड्स हो इसको हम, जाते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। इसमें अगर आपने लेकिन मेरी बात सुनिए, एक इंटर लैंग्वेज और इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन है ना, ये सिर्फ अगर आपके नोटबुक है तो काइंडली नोट कर लें कि इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इंट्रा इंट्रा लैंग्वेज। हाँ इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर आप क्या और वर्ड बोल रहे हैं, लैंग्वेज? इंट्रा इंट्रा लिंगुअल ट्रांसलेशन, इंट्रा ओके सर। और इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन जी सर। और इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन। इनको देखिए जरा बाद में लेक्चर के बाद कि ये क्या चीजें हैं। इंटरसेमियोटिक। अभी जो बात मेरे दोस्त कर रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ये बात है कि हमारा जो मैंने कहा ना कि जो आपके ऊपर मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन का थर्ड पॉइंट है ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेशन सर्विस जो लिखा है, मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको आप ट्रांसलेशन सब्जेक्ट के तौर पर तो पढ़ ही रहे हैं, आप पहले नंबर से भी रिलेट करेंगे उससे, वो भी हमारे रिलेटेड है, इसमें कोई शक नहीं। तीसरा पॉइंट भी हमसे रिलेटेड है। अब हमें क्या करना होगा? अब मुझे और आपको क्या करना होगा? मुझे आपको ये करना होगा कि ये हमें वो प्रोसेसेस सीखने होंगे जो ट्रांसलेटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन है और सिमेंटिक ट्रांसलेशन है। तो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन कैसे बनती है, क्या स्ट्रेटजीज है, सिमेंटिक ट्रांसलेशन कैसे बनती है, ओवर्ट ट्रांसलेशन और कोवर्ट ट्रांसलेशन है, ये क्या चीज है? ठीक है, इसी तरह डायनामिक ट्रांसलेशन क्या चीज है, या फॉर्मल ट्रांसलेशन क्या चीज है? ये मेरे और आपके सीखने की चीजें हैं, ये ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज के अंदर, टेक्निक्स के अंदर आती हैं। ठीक है कि नहीं? हमें हमें हमारा हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हम ये चीजें सीखें, और इसके ऊपर बहुत से मॉडल हैं। मैं आप सबसे ये जरूर कहूँगा कि ये ट्रांसलेशन जो है वो इमर्जिंग फील्ड है। तो आपका आखिरी सेमेस्टर है, आप ट्रांसलेटर बन जाए। आप एक एक आर्टिकल, बेशक 5 पेज की लिमिट होती है एक छोटे से आर्टिकल की, लेकिन आप मुझे लिख के जरूर चेक कराएं। उससे क्या होगा, आई गारंटी यू, अगर आप 5 पेज के आर्टिकल लिख देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एमफिल का थीसिस मैं आपको करवाऊंगा, अगर आपको कोई ना करवाए। इंशाल्लाह सर, ट्रांसलेशन स्टडी के अंदर एमफिल का थीसिस मेरी जिम्मेदारी है आपकी, लेकिन आप मुझे 5 पेज का ओरिजिनल जेन्युइन, ठीक है, डाउन टू अर्थ जो है ना, डाउन टू अर्थ समझते हैं, डाउन टू अर्थ का मतलब एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करके मुझे दिखाएं आप। तो जो आदमी एमफिल के अंदर रिसर्च करेगा ट्रांसलेशन के अंदर, मैं उसका साथ दूंगा, मैं उसको ट्रांसलेशन कराऊंगा। जो जब तक ये प्रैक्टिकल है, जो ये प्रैक्टिकल है सारा, इसको आप ऐसे सवाल कहते हैं। इसलिए मैंने ना बार बार कह रहा हूँ कि आप सबके पास एक बुक जो है ट्रांसलेटेड वर्जन मुस्तफा सैन की ले लें, मुस्तफा सैन की, लेकिन ये मैंने जब 25 शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनका ऑक्सफोर्ड प्रेस वालों ने तर्जुमा किया है, इफ इट इज अवेलेबल, ये मैं आपको अंदाजन कह सकता हूँ कि ये इस्लामाबाद से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अलाइड बुक सेंटर है लाहौर के अंदर, लाइब्रेरी, यहाँ से मेरा अंदाजा है कि ये बड़े बड़े बुक सेंटर है शायद, यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये हम आगे चलते हैं उसकी क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये भी जनरल है, एक बात ये भी हम पहले कह चुके हैं, मैंने ये सारी जनरल चीजें इसलिए छेड़ी हैं क्योंकि एक बहुत गैप था, यौनिक गैप था मेरे और आपके दरमियान, के सारे टीचर्स के दरमियान, तो थोड़ा सी चीज़ों को ना रिवाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने ट्रांसलेशन ये बताया कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग दैट इज रिटन और स्पोकन इनटू अनदर लैंग्वेज। ठीक है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ एक डिस्प्यूट फिर पैदा हो गया है कि उसने कहा कि ट्रांसलेशन जो है वो ऑरल को और रिटन को दोनों को कवर करती है, लेकिन जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई थी वो कहते हैं कि ट्रांसलेशन सिर्फ ऑरल के लिए होती है और रिटन के लिए इंटरप्रिटेशन होती है। तो आप इसको आप कैसे कंक्लूड करेंगे? कोई है, कोई ओपिनियन देगा मुझे? ये डेफिनेशन तो कहती है कि ट्रांसलेशन के अंदर ऑरल और रिटन दोनों आते हैं।
सर देखिए मेरी बात सुने। सर देखिए हम तो अपने मतलब 8 क्लास से लेके 12 तक हमने यही देखा है कि हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता था और हम उसकी ना A to Z ट्रांसलेशन कर देते थे। हमसे ये नहीं कहा जाता था कि आप इंटरप्रिटेशन करें। तो सर मुझे लगता है रिटर्न के लेवल पे आपके पास ट्रांसलेशन होती है, इंटरप्रिटेशन तो नहीं होती। सुने कि इंटरप्रिटेशन, लेकिन अगर एज इट इज हो तो फिर तो सर उसकी ट्रांसलेशन होगी, क्योंकि अगर हम अपनी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे तो शायद उसका मतलब बदल जाए। मैं आपकी बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के अंदर एक ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि आप सीडीए के ऊपर अभी आपने नहीं किया, लेकिन जब आप क्लासेस लेके सीडीए करेंगे ना, क्लासेस स्टडी के सीडीए करेंगे जी सर। तो जी सर। तो मेरे काम खत्म हो गया लगा के, क्योंकि दूसरी लगातार क्लास होगी। ये मैं 10 से 11 11 से 12 12 से 3 से लगातार क्लास बंद हो लगा के। अच्छा मैं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात इंटरप्रिटेशन है ना, मतलब अगर आप जो डबल सेंटर आप देखेंगे तो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन सेंटर होता है, किलर ट्रांसलेशन सेंटर ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इंटरप्रिटेशन का जो रोल तो है क्या क्या सर रिटर्न में होता है उसका रोल। इंटरप्रिटेशन का वो कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब कि रिटर्न के साथ है। किसके साथ है? रिटर्न के साथ, इंटरप्रिटेशन रिटर्न के साथ रिलेट करती है। आपने सर लेट तो हमने की तो है ट्रांसलेशन सीखी है हमेशा। हमें मैं तो बताऊंगा यही पता क्या हमें तो सारा जिंदगी ये सिखाया कि उर्दू में फिक्र के आंखों में ता है ती है आता है, ऐसा ही है। जी सर ऐसा बिल्कुल। ही है। जी अच्छा मैं अब एक फिक्र आपसे पूछता हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसकी क्या ट्रांसलेशन है? आई एम टोटली अंडरस्टैंडिंग यू। जी अब आपने आईएनजी लगा दिया ना, तो अलग था आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड यू, ये तो चलो टोटली का इसमें कोई इशू नहीं है। सर माफ कर दें। नहीं नहीं सर ये इसमें टोटली टोटली का गलत नहीं, सर। आई टोटली अंडरस्टैंड यू, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है सर आपने कैसे? तो लेकिन हमें तो कहा गया था कि उर्दू के सर फिक्र की आपने आदत कहा पर ना, सर आपने कहा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो मैं मैंने आपकी अपने बात हिसाब समझ रहा हूँ। से सर आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। उर्दू में रहा है आया, सर उर्दू इंग्लिश में में रहा है आईएनजी आया, आएगा। मैं खेल रहा नहीं हूँ, आई एम आएगा, प्लेइंग। मैं खा रहा नहीं हूँ, आई एम आएगा, ईटिंग। सर नहीं आएगा। आईएनजी, सर आईएनजी कंटिन्यूअस के साथ आईएनजी। मैडम नहीं आएगा, सर कैसे नहीं आएगा? नहीं है। मैं सर नमकीन ठीक करिए। जो मेंटल वर्ब होते हैं ना, मेंटल वर्ब, सर मैं ही मेंटल हूँ। जी सर नहीं बोले। नहीं नहीं आप ऐसा करें, आप ना बाद में एक पॉइंट नोट कर लें, जी बाद में सर। लाज करवाएं। यूज ऑफ मेंटल वर्ब ना यार मजाक नहीं कर। अच्छा यूज ऑफ मेंटल वर्ब। हाँ मेंटल पीपल ना लिख लें, मेंटल वर्ब लिख लें। जी सर जी वर्ब भी। हाँ वो देखिए आपको फिर इसमें काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए अच्छा फिर एक ये और तो मसला एक्सप्लेन है, करें कैसे आए हैं जी। हाँ हाँ जी मैं जी ये कह कैसे रहा था आईएनजी? आईएनजी नहीं लगना, आईएनजी नहीं कैसे? लगना, जो मेंटल वर्ब है ना उनके साथ आईएनजी नहीं लगाया। जैसे मैं सर 12 साल एक चीज पढ़ी है। मैडम मैं अगले अगले और सेंटेंस आपको देता हूँ। अगले हमें ये बताया गया कि सर। उर्दू के फिक्र के असर पर या है, या जी अलफ सर। आ जाए जी तो सर। पास्ट टेंस होता है, जी जी ठीक है। वो तो वो जाता अभी है। तक हाँ मेरी बात सुने, अब फिक्र मैं आपको देता हूँ, ट्रांसलेट करें, जी सर। वो अभी तक नहीं आया। ही हैजंट कम येट। नहीं ये आपने फिक्रा बोल दिया, लेकिन इसकी पहचान तो वो हमें वो नहीं है। फिक्रा आपने सही बोला है, जी सर। लेकिन इसके आने पर तो या अलफ आता है। सर मुझे कुछ नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सर उर्दू में और इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर का डिफरेंस बता रहे हैं कि एंड पे बिल्कुल डिफरेंस बता हम रहे ये हैं। हाँ पहचान वाला है भला कि करे जो खा मेरा रहा मतलब है है कौन है जोड़ा भी अल्लाह ताला सर फिरोजा है फिरोजा। अल्लाह ताला नौकरी दे दे ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली एक्चुअली उर्दू में डिफरेंस, उर्दू का सेंटेंस और होता है, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन और होता है। सर ये तो पता है। हाँ
मैं ये भी बात वादे करना चाह रहा हूँ कि हमें उर्दू और इंग्लिश का पहले उसके अंदर मास्टरी होनी चाहिए। हमें लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि उसमें अब मैं बड़ी एग्जाम्पल ही दे सकते, जैसे मैंने 10th की एग्जाम्पल ले ली, इसलिए मैंने 10th की एग्जाम्पल ले ली कि सर देखिए मेरी बात सुनिए। बहुत से टेक्स्ट हैं। हाँ जी सर ये देखिए, ये टाइप ऑफ ट्रांसलेशन आ रहा है ना स्क्रीन पे। अब ये पैराग्राफ है, आप मुझे कहते हैं इसकी उर्दू करके बताओ, ठीक है ना? अगर मैं उर्दू अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से करूंगी तो क्या पता मेरे पास सही लफ्ज ना हो और मेरा सारा सेंस निकल जाए। हाँ जी, आपका सही लफ्ज ना हो ना, आप हाँ जी सर। कह रही हैं। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो हमें ये कहता है कि आप स्ट्रेटजीज और टेक्निक सीखें। आप थर्ड पॉइंट प्रोसेस पे हाँ, प्रोसेस ट्रांसलेशन सीखें आप, क्योंकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या है, उसमें ये मैंने आपको फिर दोबारा वापस आता हूँ कि सिमेंटिक ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, वो डायनामिक ट्रांसलेशन क्या है, फॉर्मल ट्रांसलेशन क्या है, ओवर्ट क्या है, कोवर्ट क्या है, ये ट्रांसलेशन हमें सीखनी होगी ना। फिर उसके बाद फुल ट्रांसलेशन क्या है, पार्शियल ट्रांसलेशन क्या होती है, ये हमें चीज़ें सीखनी होंगी आहिस्ता आहिस्ता ना, इनको सीखना सर होगा। लेकिन हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी तो यूज नहीं करेंगे कि जिससे अगले को समझने में मुश्किल हो। जैसे हमारी समझ में आने वाली बात है कि आईएनजी हम हाँ translation देखिए, करते हैं सेंड के साथ, भैया तो वो थोड़ा हमने अपना नाम बताएंगे, अपना अपना नाम बताइए। अनमोल। अनमोल, हाँ अनमोल, बात पता क्या चीज़ है, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर हम ये, मैं आपको क्लास वाली एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप एक नावल उर्दू है उसकी ट्रांसलेशन कर रही है और उसके अंदर एक वर्ड आ गया कि वर्ड क्या मैं बताऊँ आपको, चले मेला, हमने सारा सेंटेंस लिख दिया इंग्लिश में लेकिन मेला उर्दू में लिख दिया, और ये अब नावल जाना है इंग्लैंड अमेरिका, अब वो मेले का वर्ड नहीं समझ पाएगा। मेले का वर्ड मेरी बात गौर से सुनना, अब मेले का वर्ड मैंने जानबूझ के लिखा है या मुझे उसकी ट्रांसलेशन नहीं आती थी? सर नहीं, आपने उस टेक्स्ट के एसेंस को मेंटेन करने के लिए मेले को मेला ही रहने दिया, क्योंकि आपकी तो नेटिव लैंग्वेज उर्दू है ना। कल्चरल अच्छा, लेकिन इसके पीछे जो कॉग्निशन है ना वो ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा नॉन नेटिव रीडर है वो मेरे कल्चर को पढ़े, जी 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 यही मैं बात आपको तुक्के से नहीं बता रहा, ये पीछे इसकी लॉजिक यही होती है। जी सर, मैं अगर आप चाहती हैं, अगर आप समझती हैं, अगर आप समझती हैं कि जिसने मेरा नावल पढ़ना है वो मेरे कल्चर को भी पढ़े, तो फिर आप उसको मेला लिख देंगे। वरना आप फेस्टिवल लेकिन लिख सकते हो। लेकिन आप फेस्टिवल लिख सकते हैं, उसको फेयर लिख सकते हैं, आप उसको गैदरिंग का वर्ड कोई भी ऐसा हिंट दे कि सर आप आप आगे लिख सकते हैं। आप फेस्टिवल के साथ इन्वर्टेड कॉमर्स में मेला भी तो लिख सकते हैं और फेस्टिवल भी लिख सकते हैं। भी लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। जी सर बिल्कुल, इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। देखें, ये आपने डिटरमिन करना है, डिसाइड करना है कि आपने उसकी ट्रांसलेशन को कम्युनिकेटिव बनाना है या सिमेंटिक बनाना है। इट पर डिपेंड्स फिरोजा सर देखिए, पर हर कोई जाके अब गूगल पे मेला तो सर्च नहीं ना करेगा, वो इतने वेले तो नहीं है। फेस्टिवल लिखेंगे तो उनको पता चलेगा ना ये मेला कहते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये है कि इन्हें इसको अगर इसको हम सम अप करें ना, इसका मतलब हम कहते हैं कि जी ये कोई 11वीं का खत्म, ठीक है। अब कैलिफोर्निया में बैठा हुआ बंदा, उसको क्या पता कि 11वीं क्या होती है? जी सर ठीक है, इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे तो यही हो सकता है एलिमिनेशन ऑफ 11th, ठीक है, 11वीं का खत्म ही हो सकता है। हम बोल लेंगे। तो इसलिए ना आप ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ट्रांसलेशन को कम्युनिकेटिव बनाना चाहते हैं या सिमेंटिक बनाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आप अगर सिमेंटिक बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं, और आप कम्युनिकेटिव बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं? क्या ये मैंने जो क्वेश्चन किए हैं ये क्वेश्चन हवा के अंदर नहीं है, आप नोटबुक ले सर आर्टिकल में मेंशन हो सकते हैं ये और इन पर जवाब भी दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताऊँ आपको, अगर आप ये ढूंढना चाहते हैं तो आपको, अगर आप ये ढूंढना चाहती है तो आपको वहीं से ये मिल जाएंगे। सर सेमेंटिक और दूसरा क्या नाम लिया आपने? कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन और सिमेंटिक ट्रांसलेशन। जी सर ठीक है, यहाँ पर सर मैं डिपेंड कोशिश करूंगी कुछ लिखने का इसमें। इस पर हो सकता है
तो आर्टिकल हो सकता है 5-6 पेजेस का, बिल्कुल हो सकता है। सर कोई बुक बता दें। हाँ कोई वो हमारे उमैरा अहमद का कल्चरल वर्ड ले लें, उमैरा अहमद के। नहीं सर, सिमेंटिक और कम्युनिकेटिव पे थॉरो स्टडी करने के लिए। तुम सर ने बुक नहीं है दोस्त, ये तो उसकी मेरा ख्याल है कि पीटर यूजीन न्यू नीदा जो है ना, यूजीन नीदा को यूजीन आगे लिखे, कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, सिमेंटिक ट्रांसलेशन आगे लिखे यूजीन नीदा। सर मुझे नाम ही नहीं समझ आ रहा। यूजीन यूजीन नीदा NIDA। अच्छा यूजीन निदा। हाँ इसको देखे जरा तो आपको पता चल। मैं आपको वैसे बता तो दिया कि जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन होती है वो नॉन नेटिव रीडर की आसानी के लिए होती है, वो आसानी से सारा कुछ पढ़ लेता है जो भी आप उसके अंदर लिखें। और जो सिमेंटिक होती है वो उसको पढ़ने के अंदर मुश्किल आती है, उसको पढ़ने के अंदर मुश्किल आती है, और वो मुश्किल उसको क्या जो ट्रांसलेटर है वो जानबूझकर किसी ट्रांसलेशन को कम्युनिकेटिव बनाता है या जानबूझकर उसको सिमेंटिक बनाता है, ये इसके अंदर क्या फिलॉसफी है, ये मुझे पढ़ के जवाब दें। सिमेंटिक ट्रांसलेशन में ये है कि वो मोर सोर्स टेक्स्ट फोकस होती है, और सर बिल्कुल बिल्कुल फोकस होता है तो वो लिटरल ट्रांसलेशन। बिल्कुल सर सही आपकी है। बात है वो सर जो करता है वो सोर्स टेक्स्ट को ज्यादा क्लोजली फोकस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो एग्जैक्टली आप सही वर्ड बोल रहे हैं, बिल्कुल। सर आप किसके भी हाथ में ज्यादा, सर आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सिमेंटिक ट्रांसलेशन को या देखिए मैं मुझे न्यूट्रल न्यूट्रल मुझसे पूछिए, न्यूट्रल न्यूट्रल मेरा आंसर है कि ये कम्युनिकेटिव होने चाहिए। यस सर। मतलब क्यों आप सर कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन में टारगेट टेक्स्ट होती है। लैंग्वेज इज अ टूल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा एक बात कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कब होती है? सर जब रीडर का और राइटर का कनेक्शन हो, जब रीडर टेक्स्ट पढ़ रहा हो सर उनका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग और इजीली अंडरस्टैंड कर सके ना जो बात बताई जा रही है। ओ जबरदस्त बात, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोज, दे हैव क्लोज अफिनिटी विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हो। जी सर। वो दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हो तो हम कहेंगे कि ये जी कम्युनिकेशन हो गई। अगर आपको मेरी बात ना समझ आए, मैं चाइनीज बोल रही हूँ, आप उर्दू बोल रहे होंगे, ठीक है, आप अपनी जुबान में बात करके घर चले, मैं अपनी जुबान में बात करके घर। सर क्यों चले जाएंगे, हमारे पास इंग्लिश है ना सर, हमारे पास तो यार आपने मेरी बात सुने, आपने वो व्हाट्सएप वाला सुना है? बच्चा कहता व्हाट्सएप लगा दो, व्हाट्सएप। हाँ एक वीडियो बड़ी वायरल सर आवाज नहीं आई। मैं कह एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है व्हाट्सएप वाली, व्हाट्सएप नहीं समझ आई? व्हाट्सएप सर हमने आप कह रहे हैं हाँ व्हाट्सएप कह रहा हूँ। वो बच्चा कोई लग रहा है सराइकी है और वो दुकान पर जाता है, वो कहता है जी व्हाट्सएप, देखिए आपने तो वो देखिए आपको बड़ा मजा आएगा वो वीडियो होगा और यूट्यूब पर चेक करने वाला होगा। सर पर देखिए ना, अगर कोई चाइनीज बोल रहा है और मैं उर्दू बोल रही हूँ तो आई हैव ऑप्शन कि मैं इंग्लिश में बोल लूँ, क्योंकि वो तो दोनों के लिए ही होगी ना फिर। सर आपने अनमोल को क्यों लिया मीटिंग में, सर इसको बाहर निकाले मीटिंग से। बड़ी बार उसकी आवाज सुनी है। सर मेरी भी आपने इतनी बात सुनी है सर, ऐसे ना करें। नहीं आपके बारे में ये नहीं कहता। पहली क्लास में बाद ही डर लग गया। नहीं सर नहीं। सर अभी अनमोल कह रहा है मैंने गाना भी सुनाना है। अच्छा अरे तुम कह रहे गाना सुनाना, तो पिछली क्लास में किसी ने गाना लगा दिया। मैं कह यार तेरी देर पाती है। अनमोल जब गाना गाने लगो मुझे बता देना, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी। सर यहाँ पर ना दो टर्म्स लिखी है, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल बोले सर पीछे आपने आगे कर दिया, पीछे करें। सर ये देखिए सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, सर इसमें क्या डिफरेंस है? सोर्स उर्दू का जो नावल है वो सोर्स टेक्स्ट है। जी सर।
और उसकी उसको जब इंग्लिश इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे जो है वो टारगेट टेक्स्ट है। मेरे को बोलने दो सर, टारगेट टेक्स्ट है। सोर्स टेक्स्ट जो है आप उर्दू की जो है पीरे कामल टारगेट उर्दू पढ़ा का जो है। वर्ड पीरे कामल उर्दू का जो है वो वर्ड है वो जो टेक्स्ट वो आपकी सोर्स टेक्स्ट है, ठीक है। और सर अगर और इसको जो ट्रांसलेट कर इंग्लिश है लेंगे हम। उसकी इंग्लिश है टारगेट टेक्स्ट है। जी सर। अच्छा इसको अच्छा सॉरी मैं बात करूं प्लीज, एक इसका और नाम भी होता है सोर्स टेक्स्ट का, इसको हम कल्चरल टेक्स्ट भी कह सकते हैं। सॉरी ओरिजिनल जो कल्चरल टेक्स्ट कल्चरल टेक्स्ट। तो आपने जैसे बताया था कि ये पर्सपेक्टिव है, कल्चरल पर्सपेक्टिव हो गया, लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव हो गया, डिस्कोर्स पर्सपेक्टिव हो गया, वो उसको तो नहीं बोलेंगे सॉरी दोबारा जी। सर। मैं कह रही हूँ उसको तो नहीं बोलते कल्चरल टेक्स्ट। नहीं इसके अंदर फिलहाल इसको वैसे डॉक्टर ने मुझे ना वो मिक्सअप हो रहा है कि इसका दूसरा नाम भी होता है। ओके सर, कोई बात नहीं, आगे चलें। अच्छा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये आगे क्या चीज़ है। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन और इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, ठीक है, इंटरसिम्बियोटिक ट्रांसलेशन। अच्छा ये जो इंटरसिम्बियोटिक है ना, ये समझिए थर्ड ये क्या चीज़। अच्छा इंटरलिंगुअल मैं आपको बता देता हूँ। इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन रीवर्डिंग को कहते हैं, ठीक है, विद द लैंग्वेज व्हिच वुड इन्वॉल्व एक्सप्लेनेशन इन इट फॉर द सेम लैंग्वेज। मतलब उर्दू के अंदर किसी चीज़ की हम उर्दू में वजाहत करते हैं तो वो इंट्रालिंगुअल होगी। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश में किसी वर्ड की हम वजाहत करते हैं, ठीक है ना, किसी भी मुश्किल वर्ड की, और कोई वर्ड बोले आप सर जैसे सिनोनिम्स होते हैं नहीं उनको क्या आप, अच्छा मैं आपको बता दूं, एक वर्ड है तो जैसे इलाज को रेमेडी कहते हैं। नहीं उसकी सेम लैंग्वेज में नहीं है ना वो। सर जिस तरह वर्ड है फटीक, ये न्यूज ये नहीं देखे जरा, इंटर इसकी ट्रांसलेशन देखे जरा, ये स्लाइड देखे जरा, ओके सर। ये वर्ड जो देखे थे क्या मतलब है इसका। Interlingual translation can refer to rewording or paraphrasing, summarizing, expanding, or commenting within a language. To get a feel for it, look at the following dialogue. Policeman, there has been an accident ahead of ma'am. I'm afraid you will have to turn left at St. Mary's Lane here. The road is blocked. Jell. Oh, okay, thanks. Jack, what did he say? We have got to turn left off the line. उसने पूरे डायलॉग को उसने जो है ना वो समराइज कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया। ये है इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। सर इंट्रालिंगुअल का नॉमिनलाइजेशन से कोई लेना देना है? नॉमिनलाइजेशन और चीज है, वो तो नाउन से है। नॉमिनलाइजेशन तो और सर वो भी ये कि बातों जो है वो सेंटेंस की जो लेंथ है उससे वो भी कम होती है, कम वर्ड्स में ज्यादा डाटा एक्सप्लेन किया जाता है। नॉमिनलाइजेशन में जी सर। नहीं उसका कॉर्पस से तो आप रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ उससे हमें होगा नहीं इसके साथ, कॉर्पस से रिलेट करते हैं। ओके सर। अच्छा इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन ही होगी। उसके बाद इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन क्या होती है? ये on the other hand, some translation simply do not consider interlingual translation relevant for translation. They are included. अच्छा ये कुछ लोग कहते हैं कि ये इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कोई ट्रांसलेशन होती है, दूर बात है, ठीक है, इसको आप जरा बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आगे इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं कि वो क्या है। इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन देखने जरा क्या चीज़ है। इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन is translation from one language into another or interpretation of the message in one linguistic code to another. यानी कि ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये आप थोड़ा सा एंड पर जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हाँ ये
It can be considered as an interpretation of verbal signs by means of some other language. In other words, translation proper भी इसको कहते हैं. Interlingual translation to translation proper भी इसको कहते हैं. तो अब इसको आपने 3 लाइनें देखी जरा. In other words, translation proper means translating between two different languages, from Italian to English, from Spanish to Japanese and so on. यानी कि interlingual translation ये होती है कि ये theoretical level के ऊपर है कि आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू में कर रहे हैं. सर ये मुख्तलिफ ज़बानों में वो एक हाँ, ये 2 ज़बानें मुख्तलिफ होनी चाहिए. इंटरलिंगुअल में 2 मुख्तलिफ ज़बानें होनी चाहिए. इंटरलिंगुअल में अरबिक से उर्दू में करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल वो भी इंटरलिंगुअल आएगी. 2 ज़बानें मुख्तलिफ हों, 2 ज़बानें मुख्तलिफ होनी चाहिए. अब आपने ना काम में करना छोटी सी असाइनमेंट, एक छोटा सा नोट लिखें कि आपने कोई ऐसे रिसर्च पेपर या थीसिस ढूंढना है जो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन की बेस पर हो और दूसरा हो इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन की बेस पर. मैंने एक क्वेश्चन क्यों पूछा आपसे? मैंने ये पूछा इसलिए पूछा है कि देखें, अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या अगर 2 वैरायटीज हैं ट्रांसलेशन की, इंटरलिंगुअल और इंट्रालिंगुअल, तो इनका तो मकसद तो होगा कि नहीं? अफकोर्स होगा ना. तो हमने वो मकसद आपको अगर एक लाइन में एक वर्ड में मिल जाए बस हमें वो चाहिए. हमने इसके ऊपर कुछ नहीं करना, लेकिन हमें पता हो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि तमकीन या तबील क्या नाम बताया था आपका? अनमोल. कल आपसे कोई पूछ लेता है जाते यार ये इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन क्या चीज़ है और इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, तो आपको पता होगा, आप 1 वर्ड में बता देंगे यार ये चीज़ है. ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा रिसर्च करके देखेंगे. मैंने वैसे देखा हुआ है और मैं आपको मेल भी कर दूंगा. ये 2-3 चीज़ें मेरे पास जो पड़े थे, इंटरलिंगुअल के ऊपर ट्रांसलेशन भी है और इंट्रालिंगुअल के ऊपर ट्रांसलेशन भी के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं. तो इसको आप ज़रा चेक करें कि आखिर ये इनकी क्यों ज़रूरत पेश आई. क्या ये सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट से रिलेट नहीं करते? क्या फ़र्क है दोनों में? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ आपको कि आप देखें कि इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन और इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन ये क्या चीज़ है. ठीक है कि नहीं? अब जब हम सोर्स टेक्स्ट को और टारगेट टेक्स्ट का वर्ड भी तो यूज़ करते हैं, तो फिर ये किस चीज़ मदद की दुआ है? ये फिर ऐसे ही वजूल ऐसे ही घूम रहे हैं हमारे पास. नहीं सर, जो सोर्स सर जो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन है उसमें सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट दोनों होते हैं ना. जैसे आपने कहा है कि एक लैंग्वेज से जैसे स्पेनिश से जापानीज में जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं, तो अगर स्पेनिश हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक टेक्स्ट है, तो वो हमारा सोर्स टेक्स्ट होगा. सिर्फ सारे मरीज. अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अच्छा मैं आपका ना आपकी बात को मुझे क्लैरिफाई कर दूँ. आप यूँ समझ लें कि जो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन है ना, ये एक एम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट आती है. ठीक है, क्लियर? आप वो समझ लें इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन की ये एक एम्ब्रेला टर्म है जो कवर करती है सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट. ठीक है, क्लियर हो गया ना? सही कह रहे हो. ठीक है. हाँ जी सर. लेकिन आपने मुझे ना जवाब देना है कल अगली क्लास में कि इनकी क्या ये इनके पीछे फिलॉसफी, इनके पीछे पॉइंट क्या है इन दोनों का. क्या ये बस नाम ही है दो कि यार ये क्या इसका कोई इफेक्ट भी है? सर इनके अंदर जो टर्म्स लाइक करती हैं उनके बारे में भी बताना. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब देखें ना, कोक भी है, पेप्सी भी है. अब क्या कोक और पेप्सी दोनों कोल्ड ड्रिंक तो है? जी सर. कोका कोला भी है. ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए तो वहाँ एक आरसी कोला भी होती थी. आरसी कोला, टेस्टी कोला भी सर. क्या उसे टेस्टी कोला पिज्जा. अच्छा चले, आरसी कोला भी होती थी. तो क्या ये चारों कोलास जो हैं, ये क्या
सर पैसों का फर्क है और टेस्ट का फर्क है। सर आप टीचर हैं, आप कैसे लफ्ज का बोल रहे हैं? आपने टेस्ट लेना है इसका ट्रांसलेशन का और इंटरलिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन का। क्या है कि ये फर्क है इसमें कि यार बस ये लेबल्स हैं दोनों। सर बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, ये मुझे बताना है आपने। मेरी बहन जाना नहीं सर पीने में फर्क है सर, पी हुई है सर हम आपको ऐसे बताएं। मेरे को तो दसना है स्वीट कि है कि दिल दुखी हो जाता है। बस मेरे को तुझे फांसी के क्या है कहना ये हम तुझे सर नया पूछ रही है कि पैसे कौन देगा, हम पीछे बताएंगे। पैसे कौन देगा क्या मतलब? सर टेस्टिंग वो लिया है घर भिजवा दे। तीनों पीनी है। अच्छा सर जी एनुअल डे तो पैसे नहीं दे वापस दे। सर जो आपने वो भी ऑनलाइन ही होएगा ਹੁਣ नहीं सर वो मेरे यार को ही है देखा। सर आपने जो किताब सर जो आपने हमें किताब खरीद के देनी है उसको रहने दे, आप हमें कोलास भिजवा दे, हम पी के बताएंगे आपको। अच्छा बोल। अच्छा आगे ना इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है। मेरा ये दिल करता है आपसे से लोग इस पर भी कमेंट करेंगे, बहुत जबरदस्ती है। सर अनमोल को कहे ना, ये जो चलो चलो कर रहे हैं। अच्छा और बोल कोई नहीं, ठीक हो जाएगा जब इस पर चलेगी ना, ठीक हो जाएगा जब पैसे हैं। सर कोलास में भी नौकरी मिलेगी इसको। अच्छा अच्छा इंटरसेमियोटिक आपने ये सब टाइटलिंग है ना, जो आपने सुना होगा जब ये पंजाबी की फिल्में आ रही हैं, जो आपने एक मशहूर पंजाबी की फिल्म थी, क्या नाम था, जट्टा वाला क्या, चूड़ियां सर, चूड़ियां कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन जट्टा। तो आपने वो बड़ी मशहूर फिल्म कैरी ऑन जट्टा जो है वो उसके उर्दू पंजाबी फिल्म जो उसकी नीचे इंग्लिश भी आती है, जी सर, इसको सब टाइटलिंग कहते हैं, ठीक है कि नहीं? इसी तरह हाँ, इसी तरह जो है आप एडवर्टीजमेंट जो है, तो आप ना इसमें रिसर्च कैसे कर सकते हैं कि आप ऐड लें, ठीक है कि नहीं, और या कोई मूवी लें, ठीक है कि नहीं, उसकी जो पिक्चर्स हैं, सिमोटिक से मुराद क्या है? सिमोटिक से मुराद वर्ड भी है और पिक्चर भी, दोनों ही है, ध्यान रखिएगा। सर ये जो एड्स में स्लैंग वर्ड्स यूज होते हैं, इनकी आप ट्रांसलेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं? इनकी इंटरप्रिटेशन होगी, इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। अब जो मैं इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में या ट्रांसम्यूटेशन के बारे में बात बता रहा हूँ। अच्छा मैंने आपसे एक बहुत वर्ड पहले बोला था कि वो एक किस्सा था कि आई लिसन आई फॉरगेट आई डू आई रिमेंबर, याद है? आपने कहा था क्लास में जिस कह रही आपकी क्लास में कहा था। हाँ, मतलब ये जो सारी चीजें ना, जब तक आप इसको अपने हाथों से आंखों से गुजार नहीं लेंगे, उस वक्त तक आपको आप ये देखें कि इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन क्या है। अच्छा मजेदार की बात बताऊँ आपको, जो टेक्स्ट होती है ना, कोई भी टेक्स्ट, it always hamper our understanding, म्यूजिक बंद कर दो। में आप एड्स और मूवीज ले सकती है, ड्रामाज ले सकती है, ठीक है कि नहीं? सर इसमें कैसे देख? हाँ जी, सर मैं कोई कोरियन ड्रामा ले लूं? हाँ उसमें क्या करना है? सर मैं के ड्रामा फैन हूँ सर, मैं उस पर कर लेती हूँ। चले उसको देख कर सकते हैं। मेरी बहुत पता है कि आप इसको थोड़ा सा ब्राउज करें कि इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन में आपके पास वैरायटी क्या क्या आती है। सर क्या आती है? आपके पास वैरायटी क्या आती है? इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन क्लास फेलो, आप ये जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप यकीनन ही अगर आप थोड़ा इसको देखें ना, तो आपको बहुत मजेदार चीज है ये ट्रांसलेशन। ओके सर, ठीक है कि नहीं? मेरी जो फ्यूचर रिकमेंडेशन है ना आपको, मेरी फ्यूचर रिकमेंडेशन आपने क्या करना है ना, हेलो ये अब सर ये कौन है? अनमोल सर उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनका माइक ऑन है। जाहिल लोग, बहुत जाहिल लोग। अच्छा चले काइंडली जरा माइक अपने दोस्तों से गुजारिश है कि वो ऑन कर लें।
मेरे पास ना एक्चुअली म्यूट ऑल का ऑप्शन है, लेकिन मैंने थोड़ा चूंकि अभी फर्स्ट फील आ था तो मैं उसको कल चेक बाद में चेक करूंगा कि वो म्यूट ऑल से वैसे माइक बंद हो जाते हैं सबके, तो उससे ना थोड़ा चेक करते बाद मतलब ऐसे आप ऐसा करें कि ये आपकी कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप इंटर सिम्योटिक ट्रांसलेशन या ट्रांसपोर्टेशन के जो ना इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करें, देखेंगे ये क्या चीज़। तो आप इसके हवाले से क्लास के बाद व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये इंटर ओके सर। इसको सिर्फ समझना जरूरी है, ठीक है कि नहीं, इसको समझना जरूरी है। और उसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि आप ये देखें कि जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन है, ठीक है, कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन जो है ये इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन क्या चीज़ है और सिमेंटिक सर आप वर्बल से नॉन वर्बल सिस्टम में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं? क्या वर्बल से मुराद रिटन होता है? सर लेकिन आप वर्बल से नॉन वर्बल में चीज को ट्रांसलेट किस नॉन तरह करते वर्बल मैं बताता हूँ, नॉन वर्बल पिक्चर को कहते हैं, नॉन वर्बल पिक्चर को कहते हैं। हैं? हाँ नहीं पिक्चर पिक्चर तस्वीर, अच्छा सर। पिक्चर को कहते हैं, पिक को कहते हैं, तस्वीर को कहते हैं, ठीक है कि नहीं? जी सर। अच्छा अब आपको ये मतलब सिम्योटिक से मुराद वर्ड भी होता है और सिम्योटिक से मुराद तस्वीर भी होती है, ठीक है ना? इसी तरह एक और मैं आपको थोड़ा सा ऐड करूँ कि आज के लेटेस्ट दौर के अंदर जो पिक है यानी कि जो तस्वीर है उसको हम टेक्स्ट भी कहते हैं। जी सर। हम टेक्स्ट को कहते थे, सिर्फ वर्ड को कहते थे। पिक्चर को भी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं? नहीं टेक्स्ट कहते हैं उसको भी टेक्स्ट कहते हैं। और उसके लिए जो नाम है सर वो सब उसके लिए पिक्चर में टेक्स्ट का आपने OCR यूज किया था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसका जो नाम है ना वो सिम्योटिक है। अब सिम्योटिक जो ना जो वर्ड है वो वर्ड के लिए भी यूज होता है और टेक्स्ट के लिए भी यूज होता है। रिमेंबर एक छोटा सा नोट आप लिख लें साइड के ऊपर अपने ये जी सर। जो सिम्योटिक का जो वर्ड है इट इज यूज्ड फॉर वर्ड एज वेल एज फॉर पिक्चर्स। यस सर। ये दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है नहीं? तो इस चीज को आप देखें और अगली जो है फिर उसमें ट्रांसलेशन के अंदर हमें अच्छा ये इंटरलिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन है शायद कोशिश ना होगी, इसलिए हम आज जब आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें आप अब ये देखें। उसके बाद आपने ये देखना है कि डायनामिक ट्रांसलेशन और फॉरवर्ड ट्रांसलेशन क्या चीज़ है। यस सर ये भी आपने पढ़ी। हाँ तो अब इसका फर्क क्या क्या है दोनों सिमेंटिक ट्रांसलेशन और कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन दोनों मैं क्वेश्चन रिपीट करूं दोबारा से ताकि आपको यू मस्ट नॉट बी मिस्टेकन। सर डायनामिक कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन सिमेंटिक ट्रांसलेशन और डायनामिक और फॉर्मल क्या ये कहीं लेबल ही तो नहीं कि क्या वाकई इनके अंदर कोई डेप्थ भी है, कोई इसके अंदर मैसेज भी है? ओके सर। अच्छा मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए कि रिमेंबर ट्रांसलेशन के अंदर बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा वन बाय वन करके अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप ये सीख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? और आगे मैंने आपको कहा ना कि अगर आप 4-5 पेजेस तक आर्टिकल लिखें तो आई गारंटी यू कि अगर आप मॉडल क्लास भी पढ़ाइएगा। जी सर मैं कह रही हूँ आप मॉडल क्लास भी पढ़ाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है मॉडल्स के बगैर, क्योंकि स्टैंड करना भी मुश्किल है थोड़ा। मॉडल जो है मैं आपको 2-3 मॉडल जरूर पढ़ाऊंगा ये अभी, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आज का लेक्चर बिल्कुल जनरल लेक्चर था। मैं क्योंकि गैप आ गया था एक, तो मैंने इसलिए ना कोई मॉडल स्टार्ट नहीं किया। उस मॉडल से चीज़ें थोड़ी सी रिपीट की हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है ना? और थोड़ा सा आपने इसको ये किया कि हमें पता चले कि आप जाना आपकी तरह है, ठीक है? हमारे पास सर ये जो आपने डायनामिक फॉर्मल ये सब आप बताते हैं अक्सर आप काफी ज्यादा ट्रांसलेशन, सर ये टाइप्स होती है ट्रांसलेशन की या फॉर्म्स हैं? ये फॉर्म है उसकी ट्रांसलेशन और ये इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन आप ये सब नहीं या दोनों को छोड़ दें, ये सब ये ट्रांसलेशन थ्योरीज है। सर फॉर्मल टाइप में क्या अंतर है? बहुत फर्क है। अच्छा मैं ना एक्चुअली बता नहीं चाहता, मैंने चलो मैं आपको तो हिंट दे देता हूँ।
कह सकते हैं कि जिस तरह जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, मसलन तो जो ग्रामर के लेवल के ऊपर दोनों टेक्स्ट बराबर हो, ग्रामर दोनों की बराबर हो। मतलब अगर आप उर्दू का फिक्र है, आप तर्जुमा कर रहे हैं, आपका उर्दू के ग्रामर का फिक्र है कि मैं जा रहा हूँ, और उधर इंग्लिश में भी आई एम गोइंग आप यूज करें, दोनों का स्ट्रक्चर बराबर रखें आप। स्ट्रक्चर के अंदर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर वर्ड चेंज फॉर आए। वर्ड ट्रांसलेशन है हाँ जी, बिल्कुल इसमें एग्जैक्टली, लिटरल वर्ड फॉर वर्ड, ट्रांसलेशन है वर्ड फॉर वर्ड ये समझ लें, बिल्कुल एग्जैक्टली। सर जब हम मैसेज पे फोकस होता है, फॉर्म पे भी फोकस करते हैं फॉर्मल में, और हम कंटेंट पे भी फोकस करते हैं, दोनों चीजों का फोकस इक्वल होता है फॉर्मल में। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, एग्जैक्टली आई एग्री विद यू। बिल्कुल ऐसे कि फॉर्मल के अंदर फॉर्म और कंटेंट दोनों पर ही होता है, लेकिन डायनामिक के अंदर हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं चीजों को, मतलब सेंस फॉर सेंस हो जाता है इसमें। वो सेंस फॉर सेंस चली जाती है, क्या चली जाती है, सेंस फॉर सेंस चली जाती है, या वो उसको आप यूँ समझ लें कि उसमें हम किसी चीज को रिड्यूस करेंगे या किसी चीज को उसमें उसको जो है वो सर तो ये एक्सपेंड सब करेंगे। थेरीज हैं, थेरीज ये हैं। बिल्कुल थेरीज है, बिल्कुल डायनामिक सर अप्रोचेस भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन की अप्रोचेस। तो सर ट्रांसलेशन की टाइप्स क्या है फिर? अच्छा, लेकिन मैं बताऊँ आपको, जो असल चीज है ना, वो जो असल चीज सीखने की है, प्लीज मैं इसको सम अप करने लगा हूँ। असल चीज ये है कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट makes translation semantic, what are the strategies that makes the translation communicative, what are the strategies that makes translation dynamic, what are the strategies that make the translation formal। असल ये चीजें हैं, स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स हैं। ओके सर। क्योंकि समझने के हद तक तो समझ तो मैंने बता तो दिया आपको कि कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन क्या चीज है, सिमेंटिक क्या चीज है, फॉर्मल और डायनामिक भी। हाँ ये भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्मल डायनामिक और क्या चीज है। ओवर्ट और कोवर्ट ट्रांसलेशन भी इसी तरह ही है। अब मसला ये है कि कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे एक ट्रांसलेशन ओवर्ट बन जाती है, और कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे वो ट्रांसलेशन कोवर्ट बन जाती है। ये अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है कि नहीं। लेकिन आप जैसे आपसे मैं पहले भी कहा था, ट्रांसलेशन से बात थोड़ी सी बेशक आपको अजीबोगरीब लगे, लेकिन आपके पास ना कोई ट्रांसलेटेड उर्दू इंग्लिश की बुक जरूर होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, मतलब मैंने कहा आप दोनों आप नेट पर लिखें उर्दू नावल ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, अगले दिन लिस्ट, तो आपको सामने बहुत सारा मटेरियल खुलेगा आपके सामने। वो और कुछ नहीं, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि उर्दू के कौन से नावल, उर्दू की कौन सी शॉर्ट स्टोरीज जो है वो जो है क्या कहते हैं ट्रांसलेशन हो चुकी है, कौन सी नहीं हुई, आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। ओके सर। अब एक नहीं, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके तो मेरा ख्याल हमारा 60 मिनट हो गए पूरे कि नहीं अभी? यस सर। नहीं, मैं कहता वो बंद ना हो जाए, क्योंकि 40 मिनट का है ना वो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भूल गया वो जो है ना बंद करना हमें। सर 2 मिनट रहते हैं। 2 मिनट रहते हैं। अच्छा अच्छा, सर मैं आप पूछ रही है कि आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं या नया आप करती रहे? नहीं मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप भी कर लें, आप ऐसे करते थे। ओके सर। हाँ, सर आपका यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब पे मैंने वो बनाया, उस पर भी लोड हो सकता है, अपलोड हो सकता है। ओके सर कर दीजिएगा। उस पर भी कर देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपको बात रियली आप